लाइन से रिलेटेड हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जो हमें किस टाइप की क्वेश्चंस हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखोगे क्या बच्चे, जो यहाँ पे दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सीटिंग ऑन ए लाइन इन नॉर्थ डायरेक्शन। कहता है क्या, जो ए से लेके जी तक, कहता है ए बी सी डी एफ जी एक कतार में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो टोटल कितना है ए से जी तक, टोटल कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब टोटल जो हो गया वो 7 व्यक्ति हैं। कितना हो गया बेटा, 7 व्यक्ति हैं। यहाँ पे देखेंगे सभी का फेस किधर है बेटा, उत्तर दिशा की ओर। सभी का फेस किधर है बेटा, उत्तर दिशा की ओर। तो सबसे सभी का फेस उत्तर दिशा की ओर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक ना। फिर कहता है एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब बताओ बेटा, यहाँ पे कहता है एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई। कहता है जो एफ ई के इमीडिएट राइट में है, तो हम कहाँ पे रखें जब तक कुछ कंफर्म नहीं हो जाए। मतलब F जो है वो E के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। यहां भी रख सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, यहां कहीं पे भी हम रख सकते हैं। तो अगर हम कहीं पे भी रख देंगे बेटा, तो फिर हमें बार बार क्या होगा, काटना पड़ेगा। तो हम इस जगह पे नहीं रखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ यहाँ भी दिया हुआ होगा हिंट में। लिखा है C इज बिटवीन B एंड D। अब बेटा यहाँ पे बिटवीन का रूल मैं बता दूं, जिस तरह से आपको याद करोगे, जो आप जब सर्कल वाले में आप बिटवीन के रूल पढ़े थे, बिटवीन के रूल जब आप सर्कल में पढ़े थे, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था बेटा, उसमें आपने पढ़ा था जो फर्स्ट पर्सन को राइट हैंड और सेकेंड पर्सन को लेफ्ट हैंड। लेकिन जब लाइन पे बिटवीन के रूल पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन को जब लाइन वाले कंडीशन पे बिटवीन के रूल पढ़ोगे, तो फर्स्ट पर्सन को लेफ्ट हैंड और सेकेंड पर्सन को राइट हैंड। जब लाइन पे बिटवीन के रूल पढ़ेंगे, तो पहला व्यक्ति को लेफ्ट हैंड में रखेंगे, दूसरे व्यक्ति को राइट हैंड में रखेंगे। जब सर्कल पे हम बिटवीन की रूल पढ़ते हैं, तो पहला व्यक्ति को दायां, दूसरा व्यक्ति को बायां, राइट लेफ्ट। लेकिन जब लाइन पे पढ़ेंगे, तो पहला व्यक्ति को बायां लेफ्ट, दूसरा व्यक्ति को दायां। समझे ना। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग यहाँ पे आ जाओ, हम लोग लाइन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है बच्चे, तो हम लोग चलेंगे। कहता है एफ ई के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, हम नहीं बैठा सकते हैं। फिर कहता है सी बी और डी के बीच बैठा हुआ है, तो हम तो सी को बीच में बैठाएंगे। किसके किसके, बी और डी को। तो बी को लेफ्ट और डी को राइट में तो बैठा देंगे। लेकिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इससे हमारा कहीं भी प्लेस मतलब पता ही नहीं चल रहा है जो हम कहां पे रखेंगे। तो इसको भी अभी हम ब्रेक करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लिखा है, आगे लिखा है जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी इज बिटवीन बी एंड डी। कहता है द पर्सन हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी इज इन द लास्ट एंड ऑफ लाइन। देखो यहाँ पे जो है एक कंडीशन, कहता है द पर्सन हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी इज इन द लास्ट एंड ऑफ लाइन। देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो, कहता है वह व्यक्ति जो कि डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, वो कतार के अंत में बैठा हुआ है। कहता है एक पर्सन है, जिस पर्सन का नाम नहीं लिया है। कहता है एक व्यक्ति है जो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, वो कतार के अंत में बैठा हुआ है। तो इस लाइन में लेफ्ट क्या हो गया, लेफ्ट ये हो गया। इस लाइन का राइट क्या हो गया, ये हो गया। लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। कहता है इस कतार में डी के बाएं से तीसरे स्थान पर एक व्यक्ति है जो कतार के अंत में बैठा हुआ है। इसका मतलब है जो डी के बाएं तीसरे स्थान पे कतार का अंत है। इसका मतलब है जो डी के लेफ्ट से थर्ड स्थान पे इस लाइन का एंड ऑफ लास्ट, मतलब एंड ऑफ लाइन है। तो डी को कहां रखेंगे, तो डी को बेटा हम यहां पे रखेंगे। अगर हम डी को यहां पे रखेंगे, तो डी के बायां इस लाइन का लेफ्ट किधर हो जाएगा, इस साइड। डी के लेफ्ट से थर्ड स्थान पे 1 2 3, यहां पे कोई पर्सन आएगा जो कतार का अंत है, एंड ऑफ लाइन है। क्लियर है। इससे हमें किसका पोजीशन पता चल गया बेटा, इससे हमें डी का पोजीशन पता चल गया। इससे हमें डी का कंफर्म पोजीशन पता चल गया। जो डी का पोजीशन इस स्टेटमेंट में यही पे होगा। मतलब इस स्टेटमेंट में, इस सीटिंग में डी का पोजीशन यही होगा।
क्योंकि इसमें क्लियर है, द पर्सन हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी इज इन द लास्ट एंड ऑफ लाइन। कहता है जो वह व्यक्ति जो कि डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है वो कतार के अंत में बैठा हुआ है। इससे हमारा डी का पोजीशन कंफर्म हो गया। अब आगे पढ़ दो। अब हम कौन से लाइन लेंगे बेटा? आप वही लाइन लेंगे, वही सेंटेंस लेंगे जिसमें डी है, जिसमें डी होगा। तो डी किसमें है? देखो तो डी है, इस लाइन में भी डी है क्या? इस लाइन में भी डी है। सी बी और डी के बीच बैठा है, देखो इस लाइन में भी डी है। कहता है सी बिटवीन बी एंड डी, सी बिटवीन बी एंड डी। कहता है सी बीच में है किसके किसके? बी और डी के। सी बीच में है किसके किसके? बी और डी के। तो पहला पर्सन को लेफ्ट और दूसरा पर्सन को राइट। इसके सी के पहला पर्सन को लेफ्ट में रखेंगे, दूसरा पर्सन को राइट में रखेंगे। तो सी के राइट में कौन हो जाएगा? डी। तो सी को हम यहां पे रखेंगे, क्योंकि सी के राइट में किसको रखेंगे? डी को। और सी के लेफ्ट में किसको रखेंगे? बी को। जब लाइन वाले क्वेश्चन हम करेंगे, जब लाइन वाला क्वेश्चन करेंगे तो पहला पर्सन को राइट हैंड लेफ्ट हैंड में रखेंगे और दूसरा पर्सन को राइट में। जब सर्कल वाला क्वेश्चन करते थे तो पहला पर्सन को राइट में रखते थे, दूसरा पर्सन को लेफ्ट में रखते थे। लेकिन लाइन में अपोजिट होगा, लाइन में अपोजिट होगा, फर्स्ट को लेफ्ट, सेकेंड को राइट। क्लियर है? यह भी हो गया। अब देखो बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया। अब आगे देखो, कहता है E is the fourth right of G, E is the fourth right of G। कहता है E G के दाएं से चौथे स्थान पर है, E G के दाएं से चौथे स्थान पर है। E जो है वो G के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो यहां तो हो नहीं सकता है, यहां तो नहीं होगा ना बेटा। तो अब हम E जो है वो G के दाएं, तो G को हमें यहां पे रखना पड़ेगा, G को हमें यहां पे रखना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड तो इधर होगा, राइट इधर है। तो E जो है वो G के दाएं से चौथे स्थान पर है। E इज द फोर्थ राइट ऑफ G। तो G का राइट फोर्थ पोजीशन पे E है, 1 2 3 फोर्थ, मतलब E यहां पर है। G के राइट से फोर्थ पोजीशन पर E है, तो 1 2 3 फोर्थ। क्लियर हो गया? अब यह भी लाइन क्लियर हो गया। अब सबसे ऊपर वाला लाइन देखो, कहता है F इज द इमीडिएट राइट ऑफ E। F जो है E के इमीडिएट राइट है। कहता है F E के तुरंत दायां बैठा है। तो F के तुरंत दायां में, E के तुरंत दायां में कौन है? F है। F E के तुरंत दायां है, E के तुरंत दायां। तो हमारे पास अब सब कुछ आ गया। यहां पे कौन कौन नहीं आया बेटा? एक नहीं आया। क्लियर है? तो A यहां पे हो गया, G यहां पे हो गया, टोटल का टोटल कंडीशन हो गया। अब हमें क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है जो हु इज द फोर्थ राइट ऑफ ए। ए के दाएं में कौन है बेटा? अभी ए के दाएं में कोई नहीं है, यहां पे हमारा क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा बेटा? नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन होगा, क्योंकि राइट में कोई नहीं होगा, तो इसमें से कोई नहीं। कोई भी ऑप्शन देगा तो नहीं आएगा, हम कहेंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्लियर है ना? ई के दाएं में कोई नहीं होगा। अगर ई के बायां पूछता, अगर हमें क्वेश्चन पूछता ई के ठीक लेफ्ट में कौन है, तो आंसर हो जाएगा एफ। लेकिन ई के दायां में, अगर ई के हमारा पूछा है ए के दायां में क्या होगा फोर्थ पोजीशन पे, तो ए के दायां में फोर्थ पोजीशन पे आएगा ही नहीं, तो आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्लियर? सेकेंड क्या कहता है? बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। बाएं बी के बाएं तीसरे स्थान पर बेटा, बी के बाएं तीसरे स्थान पे भी कोई नहीं बेटा। बी के बाएं तीसरा स्थान पे कोई नहीं है। बी के बाएं पहला पोजीशन पर है, तीसरा पोजीशन पे कोई नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? नन ऑफ दीज। यही आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, सेम आंसर हो जाएगा। कहता है जी के थर्ड राइट पे कौन है? जी के थर्ड राइट पे कौन होगा? तो कहता है जी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? तो जी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है बेटा? 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा? डी। जी के राइट थर्ड स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा? डी। आंसर क्या होगा बेटा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? अगर यहां पे पूछेगा हु इज द नेबर ऑफ ई, ई के पड़ोसी कौन है बेटा इस क्वेश्चन में,
तो ई का पड़ोसी कौन कौन है, डी और एफ। ई का नेबर कौन है, डी और एफ, डी और एफ। आंसर क्या होगा बेटा, डी, डी और एफ, डी एंड एफ। यहां पे आंसर होगा ई का नेबर हो जाएगा डी एंड एफ, हिंदी में होगा डी और एफ। पहला का आंसर होगा नन ऑफ दीज, दूसरा का आंसर होगा नन ऑफ दीज, तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, चौथा का आंसर होगा डी एंड एफ। समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को आराम आराम से कर सकते हैं, कोई मतलब हमें कोई परेशानी नहीं होगा इस टाइप की क्वेश्चंस को करने में। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, कहता है 9 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर सिटिंग ऑन द बेंच इन द क्लास। कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई एक बेंच पर बैठा हुआ है। फिर कहता है क्वेश्चन में सी हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी वाइल थर्ड राइट ऑफ ई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी वाइल थर्ड राइट ऑफ ई। अब देखो हिंदी में कहता है सी डी के तुरंत दायां बैठा है जबकि ई के बाएं से तीसरे स्थान पे। यहां पे आपको याद होगा बेटा, जो वाइल के लिए मैंने यहां पे आपको बताया था एंड के लिए फर्स्ट पर्सन, याद करो यहां पे बेटा, यहां पे याद करो एंड के लिए फर्स्ट पर्सन, हु के लिए सेकेंड पर्सन, वाइल के लिए फर्स्ट पर्सन। अगर हमारा बीच सेंटेंस में हु आ जाए, स्टार्टिंग में नहीं, बीच सेंटेंस में जब दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करे उसमें एंड आ जाए या हिंदी में और आ जाए तो पहला व्यक्ति या फर्स्ट पर्सन। हु आ जाए जब दो सेंटेंस के बीच में आपस में दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हु का यूज करे तो सेकेंड पर्सन को यूज करेंगे, हिंदी में जो के लिए दूसरा व्यक्ति को यूज करेंगे। अगर दो सेंटेंस के बीच में आपस में कनेक्ट करने के लिए वाइल को यूज करे, जबकि का यूज करे तो फर्स्ट पर्सन को यूज करना है। मतलब जब आपस में दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो रहा हो तब हम इसको यूज करते हैं। अब यहां पे देखेंगे क्वेश्चन में दिया है सी डी के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, ये सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। सी डी के तुरंत दाएं बैठा है जबकि मतलब फर्स्ट पर्सन ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। मतलब ये जो सेंटेंस है वो पूरा कहां पे कंप्लीट हुआ है, यहां पे। हिंदी इंग्लिश में भी देखोगे सी हु इज द, यहां पे हु स्टार्टिंग में आ गया, यहां पे हु स्टार्टिंग में आ गया तो यहां पे नहीं लेंगे, मतलब बीच में कनेक्ट करने के लिए देंगे तो सेकेंड पर्सन यूज होगा। सी हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, यहां पे देखो वाइल थर्ड राइट ऑफ ई। अब आपस में कहां से कनेक्ट किया है, यहां पे आके कनेक्ट किया है वाइल पे। ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे एंड हुआ है, इस पोजीशन पर जाके एंड हुआ है। तो आधा सेंटेंस ये लिखा हुआ है सी हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, फिर आधा लिखा है वाइल थर्ड राइट ऑफ ई। तो ये बीच में किसको कनेक्ट करने के लिए जोड़ दिया है, वाइल को। वाइल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो इस सेंटेंस में पहला पर्सन सी है, दूसरा पर्सन डी है और तीसरा पर्सन ई है। जब भी बीच में कनेक्ट करता है तो तीसरा पर्सन से कनेक्ट करता है, या तो यहां पर एंड आता है तो पहला व्यक्ति को लिखते हैं, हु आ जाता है तो दूसरा व्यक्ति को लिखते हैं, वाइल आ जाता है तो पहला व्यक्ति को लिखते हैं। उसी तरह से कहता है सी डी के तुरंत दायां बैठा हुआ है जबकि, जबकि का मतलब पहला पर्सन, पहला पर्सन कौन है बेटा, सी। अगर यहां पे जो होता तो डी और होता तो पहला पर्सन सी। समझ में आ गया। तो उसी तरह से बेटा यहां पे भी हमें क्या करना है, वाइल के जगह पे किसको लगा देना है, वाइल के जगह पे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है बेटा, सी। अब सेंटेंस को कनेक्ट करो। कहता है
सी हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी वाइल सी थर्ड राइट ऑफ ई। इस सेंटेंस से हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसको कहां पर बैठाएंगे और फिक्स तो है ही नहीं, तो हम इसको अभी नहीं बैठाएंगे, आगे बैठाएंगे। चलो, कहता है बी इज द लास्ट एंड ऑफ बेंच। कहता है बी जो है वो बेंच के लास्ट में बैठा हुआ है, तो या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। देखो हिंदी में कहता है बी बेंच के अंत में बैठा हुआ है, या तो यहां पे बैठेगा या इस साइड बैठेगा, हमें क्या पता वो कहां पे बैठेगा। चलो आगे देखो, कहता है एच इज बिटवीन, कहता है एच इज बिटवीन ऑफ एफ एंड जी। एच एफ और जी के बीच बैठा है, तो बेटा कहीं भी बैठा सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है एफ इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। कहता है एफ जो है वो बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब देखो इस सेंटेंस से हमें बी का पोजीशन पता चला। इस सेंटेंस में कहता है जो बी इज द लास्ट एंड ऑफ बेंच, इसमें कहता है बी इज द लास्ट एंड ऑफ बेंच, और इसमें कहता है जो एफ इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। अब हमें बी का पोजीशन लेफ्ट है या राइट है इस सेंटेंस से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है जो एफ इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, तो एफ जो है वो बी के लेफ्ट में है। तो देखो बेटा इससे हमारा दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करोगे तो बी का पोजीशन ये हमारा बताता है जो बी तो राइट में होगा, क्योंकि अगर लेफ्ट में होगा तो क्योंकि बी के लेफ्ट में एफ भी है एक सेंटेंस में, और एक सेंटेंस में दिया है जो बी लास्ट में है, तो इससे हमारा बी का पोजीशन पता चलेगा। इससे हमारा बी का पोजीशन पता चलेगा जो बी जो है हमारा किधर है बेटा, बी जो है हमारा लास्ट में है। तो किधर साइड, किस साइड है बेटा, लास्ट में किस साइड है, तो बीच में लास्ट में जो हमारा होगा वो राइट साइड होगा, लास्ट में हमारा राइट साइड होगा, राइट साइड हो रहा था। तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे यहां पे यहां पे हम बी को रखेंगे, और यहां पे हम बी को रखेंगे, और इसके लेफ्ट में थर्ड स्थान पर एफ को रखेंगे। तो बी का कंफर्मेशन हमें क्लियर कर दिया। कौन सा सेंटेंस बेटा, ये सेंटेंस हमें बिल्कुल कंफर्म कर दिया जो बी का पोजीशन क्या होगा। बी का पोजीशन क्या होगा, बी लास्ट में है, किधर से, राइट साइड से, क्योंकि बी के लेफ्ट में एफ भी है थर्ड पोजीशन पे। क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो फिर आगे क्या कहता है, जो एफ इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, फिर कहता है ए इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ए जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो चलो ए को हम यहां पे रख देते हैं, ए को बेटा हम यहां पे रख देते हैं, कोई परेशानी नहीं। यहां पर ए को रख देते हैं क्योंकि एफ के तुरंत बाएं में ए है। अब हम क्या करेंगे, या तो एफ वाले क्वेश्चन को बनाएंगे और नहीं तो ए वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे सी इज द थर्ड इमीडिएट राइट ऑफ दी, फिर कहता है सी यहाँ पे। अब देखो एफ वाला कौन सा है क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कहता है एच इज बिटवीन ऑफ एफ एंड जी। एच इज बिटवीन ऑफ एफ एंड जी। एच एफ और जी के, एफ जो है बीच में है, कहता है एच इज बिटवीन, एच बीच में है किसके, एफ और जी के। तो यहाँ पे बिल्कुल रूप से एच यहाँ पर होगा, एफ इधर होगा और जी यहाँ पे होगा। वैसे भी फर्स्ट पर्सन लेफ्ट हैंड और दूसरा पर्सन राइट हैंड, तो देखो हो गया, फर्स्ट पर्सन एफ लेफ्ट में है और दूसरा पर्सन राइट में है। अब हमारे पास एक ही सेंटेंस है बेटा, वो है कौन सा, सबसे ऊपर वाला। कहता है सी हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी। सी जो है वो डी के तुरंत तुरंत दाएं बैठा है। वाइल का मतलब यहां पे क्या होगा बेटा, सी थर्ड राइट ऑफ ई। कहता है सी जो है वो ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। हिंदी में भी देख लो, कहता है क्वेश्चन में सी डी के तुरंत दाएं बैठा है, जहां पे सी होगा उसके तुरंत दाएं में डी होगा, जबकि जबकि का मतलब सी फर्स्ट पर्सन ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। जो ये सी है वो ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब हमारे पास तो यही सेंटेंस है, हम क्या करेंगे,
ई को यहाँ पे बैठाएंगे क्योंकि ई के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है बेटा, सी है। तो 1 2 3 सी यहाँ पर है। तब डी क्या होगा, यहाँ होगा, क्योंकि डी के ठीक दाएं में कौन है बेटा, सी है। देखो यहाँ पे सी हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के तुरंत दाएं में कौन है, सी है। डी के तुरंत दाएं कौन है, सी है। तो अब इसमें से कौन कौन आ गया, ई आ गया, डी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, एफ आ गया, एच आ गया, जी आ गया, बी आ गया। तो बचा कौन भाई, एक बचा है आई। कौन बचा है बेटा, आई। ठीक है। अब यहां पे देखोगे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, कहता है जो हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है। तो बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो देखो बी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 एफ है। आंसर क्या होगा बेटा, यहां पे एफ हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखेंगे, कहता है हु इज द फोर्थ राइट ऑफ डी, डी के दाएं चौथे स्थान पे कौन है। तो डी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है बेटा, तो डी के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, डी के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 कौन है बेटा, एच है। कौन है बेटा, एच है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, एच हो जाएगा। कहता है हु इज द फिफ्थ लेफ्ट ऑफ सी, कहता है सी के बाएं पांचवें स्थान पे कौन है बेटा। अब देखो यहाँ पे सी के बाएं पांचवें स्थान पे, तो सी के बाएं पांचवें स्थान पर कोई नहीं है। देखो 1 2 3 कोई नहीं होगा बेटा, सी के बाएं से पांचवें स्थान पे कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन में हमेशा इसमें क्या लिखना है, नन ऑफ दीज। क्या होगा बेटा, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन होगा उसमें से यही ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमें कंफर्म है ही नहीं। कहता है हु आर द नेबर ऑफ डी, डी के पड़ोसी कौन है। चलो बेटा डी का नेबर पूछ रहा है, तो डी का नेबर कौन कौन है, आई और सी। आई और सी कौन कौन बेटा, आई एंड सी। यहाँ पे आई एंड सी मतलब आई है और सी है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से अगर हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करें तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। चलो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान से देखोगे। इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चंस को किस तरह से हम बनाएंगे, वो ध्यान से आपको देखना है। देखो बेटा क्या करता है क्वेश्चंस, क्या करता है क्वेश्चंस में अगर आप पढ़ोगे, इसमें दिया हुआ है जो अहमद, क्वेश्चंस में है अहमद, दानिश, इफ्तिकार, फिरोज, हुसैन, जॉन एंड खालिद सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ। मतलब सभी का फेस किधर है बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7% है। ठीक ना। कहता है क्या, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में ये लिखा गया है उस ऑर्डर में ये फिक्स नहीं है, इसी ऑर्डर में बैठा हुआ है। देखो हिंदी में कहता है अहमद, दानिश, इफ्तिकार, फिरोज, हुसैन, जॉन और खालिद एक कतार में उत्तर दिशा की ओर बैठा है। ठीक ना। अब आगे देखो क्या क्वेश्चन में कहता है, दानिश सीट्स फोर्थ राइट ऑफ अहमद, कहता है दानिश सीट्स फोर्थ राइट ऑफ अहमद। तो यहां पे बेटा अगर ध्यान से देखोगे हिंदी में लिखा हुआ है दानिश अहमद के दाएं से चौथे स्थान पर है। अब हम किसको कहां पे रखेंगे, दानिश को कहां रखें, अहमद को कहां रखें। रखेंगे तो हो सकता है जो समझ में आए, नहीं समझ में आए, हो सकता है कट जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। जब तक सीट कंफर्म नहीं मिलेगा तब तक हम इस पे नहीं रखेंगे, आगे पढ़ोगे। इफ्तिकार इज एट द एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड ऑफ लाइन, बिल्कुल देखो यहां पर कहता है इफ्तिकार इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ लाइन।
एक्सट्रीम मतलब सबसे अंत में, हिंदी में देखोगे कहता है इफ्तिकार बाएं से कतार के अंत में बैठा हुआ है। देखो ये लाइन का लेफ्ट ये है और राइट ये है, इस लाइन का लेफ्ट ये है और राइट ये है। कहता है इफ्तिकार जो है वो एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड ऑफ लाइन, मतलब इस कतार के सबसे बाएं अंत में बैठा हुआ है। कौन है? इफ्तिकार है। चलो इफ्तिकार का पोजीशन हमें पता चल गया। फिर आगे कहता है देयर इज 5% बिटवीन इफ्तिकार एंड खालिद। कहता है देयर आर 5% बिटवीन इफ्तिकार एंड खालिद। तो कहता है इफ्तिकार, आगे कहता है इफ्तिकार और खालिद के बीच में 5 व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या कहता है? इफ्तिकार और खालिद के बीच में कितना व्यक्ति है बेटा? 5 व्यक्ति। अगर यहां पे इफ्तिकार है तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है यहां पे कौन है बेटा? खालिद है। अगर यहां पे इफ्तिकार है तो यहां पे कौन है बेटा? खालिद है। ठीक ना? फिर कहता है जॉन सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ खालिद। हिंदी में बेटा कहता है जॉन खालिद के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो खालिद तो ये है, इसके बाएं इधर हो जाएगा 1 2 3, यहां पे कौन हो जाएगा बेटा? जॉन हो जाएगा। यहां पे कौन हो जाएगा? जॉन हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है फिरोज दानिश का पड़ोसी नहीं है। कहता है यहाँ पे फिरोज इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ दानिश। फिरोज जहां पर होगा वहां पे दानिश नहीं आएगा। अब तो हमारे पास सेंटेंस जो सबसे स्टार्टिंग में जो ब्रेक किए थे वही है। क्या किया था मैंने ब्रेक? यहां पे देखो कहता है जो दानिश सिट्स फोर्थ राइट ऑफ अहमद। दानिश सिट्स फोर्थ राइट ऑफ अहमद। हिंदी में कहता है जो दानिश अहमद के दाएं से चौथे स्थान पर है। ना तो यहाँ पे दानिश है ना तो अहमद है, लेकिन क्या कहता है जो अहमद के दाएं से चौथे स्थान पे दानिश है। तो बेटा इस जगह तो भर चुका है। अगर हम अहमद को इधर रखेंगे तो राइट इधर दानिश होगा। अगर हमने अहमद को यहाँ पे रखा तो अहमद के राइट से चौथे स्थान पे दानिश है। तो 1 2 3 4, इसका मतलब दानिश का पोजीशन यहाँ पर है। अहमद को लेफ्ट में रखना है, ये लेफ्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसी लेफ्ट पे रखना है अहमद को। इसके दाएं से चौथा स्थान पे दानिश है, तो 1 2 3 4। और आपको बता दिया है फिरोज और दानिश पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे लिख दिया है फिरोज इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ दानिश। फिरोज दानिश का पड़ोसी नहीं है, मतलब फिरोज यहाँ पे नहीं बैठ सकता है क्योंकि यहाँ पे दानिश आ गया, तो फिरोज यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो फिरोज का पोजीशन कहाँ हो गया बेटा? यहाँ पे। तो अब इसमें से किसका पोजीशन हमारा पता करना है? तो देखो यहाँ पे इफ्तिकार आ गया, अहमद आ गया, फिरोज आ गया, जॉन आ गया, दानिश आ गया, खालिद आ गया, तो बचा क्या? हुसैन। तो यहाँ पे बेटा किसका हो गया? हुसैन का। ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम क्वेश्चंस करते हैं, अगर हम इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं बेटा, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकते हैं। देखो क्लियर है ये? कोई परेशानी नहीं। अगर इसमें से पूछता है, अगर आपको क्वेश्चन अगर इसमें से पूछता है जो अहमद के राइट से फोर्थ पोजीशन पर क्या है, तो 1 2 3 4 दानिश। फिरोज के राइट से फोर्थ पोजीशन पे क्या है, तो 1 2 3 4 खालिद। पूछता है जो दानिश के लेफ्ट से फिफ्थ फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, तो 1 2 3 4 5 इफ्तिकार। यही हो जाएगा बेटा। अगर पूछेगा जो इफ्तिकार के सबसे बाएं में कौन है, दूसरा या तीसरा, तो कहेंगे नन ऑफ दीज। पूछेगा खालिद के दाएं में कौन सा है, 1 2 3 के खालिद के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो दाएं से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज। पूछेगा जो फिरोज के पड़ोसी कौन है, तो अहमद और जॉन। यही हो जाएगा। पूछेगा दानिश के पड़ोसी कौन है, नेबर कौन है, तो हुसैन और खालिद। तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन पूछे बेटा, आप आराम से क्वेश्चन दे सकते हो आंसर। जब आपका ये अरेंजमेंट सही हो गया, जब ये अरेंजमेंट आपके लिए इजी हो जाएगा, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को देने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। क्लियर है? चलो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है 8% P M R T Q U B and W
आर सीटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन टू रोज। कहता है पी एम आर टी क्यू यू बी डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने दो कतार में बैठे हैं, ठीक है ना, मतलब प्रत्येक कतार में 4 व्यक्ति हैं। कहता है इच रो हैज 4 पर्सन, प्रत्येक कतार में कितना व्यक्ति है बेटा, 4 व्यक्ति हैं, कोई परेशानी नहीं। यहां पे 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो आगे क्या कहता है, कहता है P इज बिटवीन U एंड B एंड फेसिंग नॉर्थ। अब यहां पे इसका मतलब है, इसमें क्लियर कर दिया है जो आमने सामने बैठा हुआ है, तो 4 व्यक्ति नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में बैठा हुआ है और 4 व्यक्ति दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है। किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। एक तो सेंटेंस में दे दिया है जो एक दूसरे के आमने सामने दो कतार में बैठे हैं और प्रत्येक कतार में 4 व्यक्ति हैं, और इसमें कहता है जो पी यू और बी के बीच बैठा हुआ है और इनका मुंह उत्तर दिशा में है। अगर एक 4 का उत्तर दिशा है तो 4 का दक्षिण दिशा होगा, तभी तो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। क्लियर है? चलो बेटा अब देखेंगे, कहता है P इज बिटवीन U एंड B फेसिंग नॉर्थ। कहता है P बीच में है बेटा, P जो है वो बीच में बैठेगा, किसके किसके, U और V के। तो अगर P जो बीच में बैठेगा, किसके किसके बीच में बैठेगा, U और V के। चलो बेटा कोई परेशानी नहीं, तो किधर से बैठेगा, देखो P को अगर हम देखते हैं, मैंने कहा लाइन वाले में फर्स्ट पर्सन को लेफ्ट साइड, सेकेंड पर्सन को राइट साइड। P इज बिटवीन U एंड B, P बीच में होगा किसके, U और B के, तो फर्स्ट पर्सन को लेफ्ट और सेकेंड पर्सन को राइट, लाइन वाले में जब तीनों में से कोई भी नहीं हो। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, P को यहां पर बैठा, U इसके लेफ्ट में बैठेगा और V इसके राइट में बैठेगा, कोई परेशानी नहीं। U लेफ्ट में बैठेगा P के, V राइट में बैठेगा P के। आप कहोगे तो सर ऐसा भी तो हो सकता था जो P को यहां पर बैठाते, U को यहां बैठाते, V को यहां, बिल्कुल आ सकता था। तो चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे देखते हैं बेटा, इसमें दिया हुआ है, देखो V से रिलेटेड या U से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो देखो देखो W इज द इमीडिएट राइट ऑफ B। कहता है W के ठीक राइट में BV है, सॉरी W इज द इमीडिएट राइट ऑफ V के ठीक राइट में W है, तो V के राइट में W है तो इसका मतलब V के राइट में एक प्लेस होना चाहिए। यहां पे देखोगे कहता है W V के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, इसका मतलब है जो W का पोजीशन यहां पे है, जो V के ठीक दाया में बैठा हुआ है। तो नॉर्थ डायरेक्शन का लेफ्ट ये है और राइट ये है, लेकिन जब साउथ डायरेक्शन में बैठेगा तो लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। क्यों बेटा, इसलिए अब देखो यहां पे इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ में लेफ्ट इस साइड होता है, राइट इधर होता है। जब साउथ में बैठेगा तो इसका अपोजिट होगा, लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात को आपको ध्यान से देखना है, या लिख भी लो या आपको मैं लिख भी देता हूं यहां पे, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस में आगे क्या कहता है। क्वेश्चंस में जो 4% P and U V आर फेसिंग द नॉर्थ, कहता है Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M फेसिंग W। कहता है Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M फेसिंग W। हिंदी में देखो Q M के तुरंत बाएं बैठा हुआ है और उसका मुंह W की तरफ है। देखो Q का फेस W की तरफ है, तो Q का फेस W की तरफ है तो Q यहीं पर बैठेगा क्योंकि W यहां पर है। और कहता है क्वेश्चंस में Q M के तुरंत बायां बैठा हुआ है, तो देखो इसका बायां इधर है, दायां इधर है, तो M के बायां, तो M के ठीक बायां में Q है, M के ठीक बाएं में लेफ्ट में Q है और Q का फेस W की तरफ है। Q का फेस किधर है बेटा, W की तरफ है। क्लियर है ना? क्वेश्चंस में फिर से पढ़ लो, कहता है Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, Q M के तुरंत बायां है फेसिंग W, लेकिन Q का फेस W की तरफ है। क्लियर है? अब देखो आगे क्या कहता है, R इज बिटवीन T एम M। कहता है R बीच में है किसके, T और M के, R बीच में है तो R बीच में आ जाएगा।
तो m की पोजीशन फिक्स हो गया, r की पोजीशन फिक्स हो गया, तो t का पोजीशन भी फिक्स हो गया। तो बेटा t का भी पोजीशन फिक्स हो गया, क्योंकि इसमें r का भी पोजीशन फिक्स हो गया, क्योंकि m के ठीक बाएं में q है, क्योंकि जब जिसका फेस दक्षिण दिशा में होगा, अगर इसका नॉर्थ में है तो नॉर्थ का लेफ्ट ये है और राइट ये हो जाएगा, तो साउथ का लेफ्ट इस साइड हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। तो m के ठीक बाएं में q है, q के फेस w की तरफ है, तो m का पोजीशन ये हो जाएगा और q का पोजीशन ये हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस में है जो r इज बिटवीन t एंड m, r इज बिटवीन t एंड m, r बीच में होगा किसके किसके, t और m का, तो m का पोजीशन फिक्स है, r का भी पोजीशन फिक्स हो गया, बीच में होगा, तो t का पोजीशन यहां पे रख दे। क्लियर है? अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे बेटा, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे, तो आप आराम से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, जो V के ठीक सामने क्या है, तो कौन सा व्यक्ति है, तो कहेंगे M है। R के ठीक अपोजिट में क्या है, तो कहेंगे P है। Q के ठीक अपोजिट में क्या है, तो W है। पूछेगा जो V के ठीक बाएं में कौन है, तो P है। पूछेगा जो R के ठीक बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, तो Q है, इधर बायां होगा। साउथ का बायां इधर होगा, याद रखना, और नॉर्थ का बायां इधर होगा। पूछेगा टी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, तो 1 2 3 क्यू है। पूछेगा वी किसके किसके बीच में बैठा है, पी और डब्ल्यू के बीच में। पूछेगा एम किसके किसके बीच में बैठा है, आर और क्यू के बीच में। मतलब इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप का सीटिंग का बेसिक कंप्लीट करवाया मैंने इस क्वेश्चन से। और 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन 11 चल रहा है। इसका मतलब है जो क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक मैंने डिस्कस किया है। और जो भी स्टूडेंट अगर 11 नंबर या 20 से क्वेश्चन देखते हो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। जब भी देखना है क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है, एक एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना है, और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद 2 2 3 बार प्रैक्टिस करो। धीरे 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 करके आप आगे बढ़ो और 11 नंबर तक क्वेश्चन बनाओ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बाद बेसिक अगर कंप्लीट हो गया, तो ये अगर बेसिक कंप्लीट हो गया, अब इसका जो पार्ट होगा एडवांस, वो पजल का होगा। जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का अगला पजल का टाइप होगा, अगर इसी का एडवांस पार्ट होता है तो वो पजल टाइप में आता है, तो वो भी आपको आगे पढ़ना है।